ओके, तो हम फोकस कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 1732। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो कौन सा है? वो बजट्स एंड वेरिएंस एनालिसिस के साथ डील करता है। सर के साथ आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं अभी, तो हम इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे एंड देन वी विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर आंसर। बट डू रिमेंबर कि आंसर स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है? एनालाइज द लिमिटेशन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस ही लिखनी है। अगर आप इसके बेनिफिट्स पे गए, एडवांटेजेस पे गए, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। Let's start scanning this particular case. Asian Domestic Product. So ADP is a public limited company. कौन सी कंपनी है? Public limited company है, which means stock exchange पे registered है, incorporated है, separate legal identity है, continuity है और limited liability है. It manufactures domestic appliances such as washing machines, refrigerators and hair dryers, which means secondary sector के अंदर manufacturing करते हैं. 11 factories in 6 countries, which means it is a multinational brand, prestige. ADP's head office is based in one of these countries. एक country X है, वहां पर इनका head office. Each factory produces one type of product and is operated as a profit center. हर factory एक तरह का product बनाती है, उसको as a profit center treat करते हैं, which means उसके cost and revenues को वहां पर allocate करके देखते हैं कि वो factory हमें कमा के कितना दे रहे हैं. ठीक? Okay. Asif is the chief executive officer. He was appointed 2 years ago. He was formerly the finance director of a car manufacturing business. उसका पहले मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग का और फाइनेंस का एक्सपीरियंस है. अभी वो क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव है. ADP the executive committee appointed कौन है? ADP's executive appointment committee selected him because he seemed to have good strategic ideas for improving the performance of the company. Strategic ideas means long term planning, direction उसकी अच्छी थी. आगे चलते हैं. Financial performance. Shareholders have recently criticized ADP's financial performance. The shareholders are not happy from the decisions taken by the senior management. मसला क्या है? They are opposing a particular decision in which the management is deciding to reduce the dividends and dividends. Dividends कम होने की बात होगी. देखो shareholders दो तरीकों से earn करते हैं. एक dividend होता है और एक capital gain होता है. डिविडेंड कम होने की बात हो रही है, which means shareholders are not happy. आसिफ ने अनाउंस किया है, उसने जस्टिफाई किया है, तो डिविडेंड रिडक्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगी. अपना पैसा जब ज्यादा रिटेन करेंगे तो उसी पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जब बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे नहीं जाना पड़ेगा तो लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, गियरिंग इंक्रीज नहीं होगी और इंटरेस्ट कंट्रोल पे रहेगा. दिस विल लीड टू हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर ईयर्स. अच्छा, आगे चलते हैं. This long-term strategy was announced at the same time as Asif's plan to raise short-term profitability in 2018 was revealed. और ये सारे changes बताए हैं. ठीक है. अब ये कैलकुलेशन ऑलरेडी, ये वाली जो कैलकुलेशन है उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से जो आंसर है ऑलरेडी पड़ा हुआ है. ठीक है. YouTube पे अपलोडेड है इसकी कैलकुलेशन. अगर आपको देखनी है तो वहां देख लेना. इसकी कैलकुलेशन आई थिंक मैंने अपलोड की थी. Raising prices to retailers by 5%. हम 5% से प्राइसेस बढ़ाएंगे और पीडी इन्होंने ऑलरेडी शो किया. जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और ये -0.5 है, which means the response is lesser, inelastic. तो यानी मुझे पता है इसकी कैलकुलेशन का आंसर 2.5% है, यानी 5% से प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड 2.5% से कम होगी. कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय 3% पर यूनिट. लेकिन ये कैसे करेंगे? वी विल फोर्स द सप्लायर्स, प्राइस कम करो वरना कॉन्ट्रैक्ट गया. और दे आर अ बिग कंपनी, इतनी फैक्ट्रीज हैं तो हर सप्लायर को बल्क में ऑर्डर्स जाते हैं. कोई भी सप्लायर टू इंश्योरिंग द ऑर्डर्स वो मान जाए, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. कटिंग ओवरहेड्स इन ईच फैक्ट्री बाय 10%. दिस विल बी अचीव्ड बाय मैनेजमेंट डीलेयरिंग एंड स्विचिंग सम प्रमोशनल फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया टू द इंटरनेट. ट्रेडिशनल मीडिया टू द इंटरनेट जाना तो बात समझ में आती है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, रेलेवेंट. बट दे आर टेलिंग अस दैट मैनेजमेंट डीलेयरिंग, यानी पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें से डीलेयरिंग करेंगे, यानी लेयर्स रिमूव करेंगे, वर्कर्स को रिडंडेंट करेंगे. जॉब सिक्योरिटी का मसला आएगा, मोटिवेशन का मसला आएगा. अब देखो जरूरी नहीं कि सारे वर्कर्स रिडंडेंट हो, कुछ को अपवर्ड, कुछ को डाउनवर्ड, कुछ को किसी और जगह पे रीएलोकेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो रिडंडेंट होंगे, which may be not good for the brand. ठीक है, आगे देखते हैं. Asif told senior directors based on 2017's accounts for each factory and assuming no other changes, अगर ये measures हम लगाते हैं तो profitability बढ़ेगी
और ऐसा ही हुआ है, जब मैंने कैलकुलेशन करी थी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया। आगे चलते हैं। Asif also explained that these changes across all factories will have a positive impact on the accounting ratio results. जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आंसर अच्छा दिखाएंगे, ठीक है। But do remember that the ratios do not account for the qualitative element. Qualitative element क्या है? Missing है. Which many stakeholders referred. The finance director and I will work on the proposal to make ratios for 2018 appear even more favorable. Some of ADP's accounting ratio for 2017 are shown in table. कुछ डेटा दिखाया हुआ है, तो gearing सही है 25% है, highly geared नहीं है। highly geared कब बोलते हैं? जब 45-50% के करीब करीब आ रहा होता है, उससे ऊपर। बट स्टिल हमें इस इंडस्ट्री का पता, रेशियो एंड आइसोलेशन किसी काम के नहीं, वो एक सिंपल नंबर है जो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। अब वो कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्री एवरेज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक। प्रॉफिट फॉर द ईयर मार्जिन 7.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.2 है। यस, करंट रेशियो से मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि मैं क्राइसिस में नहीं हूं, लेकिन वही बात है सर, अभी हमने एएस में देखा कि एसेट टेस्ट रेशियो मेरे पास, डिविडेंड यील्ड रेशियो 4.3%। डिविडेंड यील्ड रेशियो शेयर होल्डर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। शेयर होल्डर देखता है कि मैं खुद कितना कमाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं इसको कंपेयर किसी से कर नहीं सकता। हाँ 1.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1.2 रेशियो 1, इस तरीके से लिखा हुआ है। फैक्ट्री क्यों, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जा रहा है और उसके ऊपर ही हमारा सवाल। देखो जब भी हम क्लोजर वगैरह के डिसीजंस लेते हैं, आपने थोड़ा टाइम पहले सर के साथ कॉस्टिंग पढ़ा था, उसमें कॉस्टिंग का एक बड़ा मेजर एलिमेंट होता है जिसमें हम कंट्रीब्यूशन वगैरह देख रहे होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। ADP has expanded through external growth over the last 20 years. 20 साल पुराना बिजनेस है और एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब है टेक ओवर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ऐसे ग्रो हुआ है। It has acquired some factories that perform less satisfactorily than other factories. क्या करते थे, देखते थे जो फैक्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छे पैसे ऑफर करो, acquire कर दो। Factory Q is a good example. This factory produces small domestic refrigerators. Factory Q करती क्या है? Small domestic refrigerators बनाती है। अच्छा, as with all ADP factories, it is operated as a profit center. It has recorded an adverse profit variance. Adverse meaning कि आपने जो एस्टिमेट किया था उस जैसा नहीं आया और हालात बुरे हैं। फेवरेबल का मतलब है आपने जो प्रेडिक्ट किया था उससे अच्छा हुआ है। एडवर्स का मतलब है आपने जो प्रेडिक्ट किया था उससे बुरा। एडवर्स का मतलब बुरा होता है, फेवरेबल का मतलब, लेकिन सिर्फ एडवर्स और फेवरेबल के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं होती। अगर मैंने आप लोगों के साथ तो डिस्कशन नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर में करता हूं, कभी कभार है ना फेवरेबल चीजें भी आपके लिए बुरी होती है जब हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स में पीछे जाते हैं, तो सिर्फ नंबर्स तो कुछ नहीं बताते। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि तुम्हारी कमीशन, तुमने एस्टिमेट करा तुम 50,000 की कमीशन दोगे, कितनी कमीशन दोगे? तुमने 25,000 रुपए की कमीशन दी, खर्चा कम हुआ है, फेवरेबल वेरिएंस है, अच्छी बात है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम चलाते हो, कमीशन किसके ऊपर देते हैं? सेल्स पे। कमीशन कम दिए विच मीन सेल्स क्या हुई है? कमीशन कम दिए तो मतलब सेल्स क्या हुई है? समझ में आई बात? तो सिर्फ नंबर्स आंसर नहीं देते, यू नीड टू लुक एट द बैक स्टोरी ऑफ द नंबर्स एज वेल। कभी कभी फेवरेबल या आपके लिए बुरा हो सकता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा है। अब एज अ ह्यूमन ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी टू एनालाइज कि भाई वाकई मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने अज्यूम की थी 1 लाख आई, लेकिन 2 लाख रुपए आ गई। अगर आप नॉर्मली देखो तो आप बोलेगा यार 2 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई तो बहुत बुरी बात है, डबल कैसे हो गई? लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपने क्वांटिटी डबल कर दी, इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल हुई। सही है, पीछे बैक स्टोरी, अदर डेटा इज एज रेलेवेंट एज दिस पर्टिकुलर डेटा। सही क्लिक हो रहा है? ठीक है। इट हैज रिकॉर्डेड एन एडवर्स प्रॉफिट वेरिएंस फॉर द लास्ट 3 इयर्स। 3 साल से हालात अच्छे नहीं है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन दिस फैक्ट्री वाज लास्ट अपडेटेड इन 2005। कब अपडेट हुई थी? 2005, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2017, which means केस के हिसाब से ही 12 साल पुरानी मशीनरी है। तो अगर उसमें मसले आ रहे हैं या कोई फॉल्ट आ रहे हैं तो इसमें फैक्ट्री की गलती हम समझ सकते हैं, नहीं अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वी नेवर नो, हो सकता है जो फैक्ट्री में मशीन लगी हुई हो उसकी लाइफ ही 20-25 साल होता है ना। अभी हम सिर्फ assumptions ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, some directors want to close the factory. डायरेक्टर्स बोलते हैं फैक्ट्री बंद करो और आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स का मतलब क्या है? किसी थर्ड पार्टी से काम करो। थर्ड पार्टी से काम कराओ तो हम जब भी करवाते हैं या तो सस्ता पड़ रहा होता है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते।
अभी तक हमें वो डेटा शो नहीं हो रहा कि हम आउटसोर्स करेंगे तो हमें कितने का पड़ेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग में क्वालिटी वगैरह का मसला स्टार्ट हो जाएगा जो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज प्रिपेयर्ड अ वेरिएंस एनालिसिस टेबल फॉर फैक्ट्री क्यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। अपेंडिक्स 1 के अंदर डेटा है, जरा देखते हैं। रेवेन्यू 80 मिलियन का प्रेडिक्ट किया था, 72 मिलियन, यानी 8 मिलियन से एडवर्स हुआ है। ये पिछले 3 मंथ्स का है। कितने का है? 3 मंथ्स का है। और अगर हम यहाँ पर वापस केस पे जाते हैं पीछे, तो ये हमें कह रहा था फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 इयर्स से तो एडवर्स चल रहा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो डेटा बनाया है वो कितने महीने का दिखा रहे हैं? मुझे 3 मंथ्स का दिखा रहे हैं। बजट मेरा बता रहा है 80 मिलियन की सेल्स होंगी, लेकिन 72 मिलियन की हुई है। एडवर्स कितने से? 8 मिलियन से। ठीक है, 8 मिलियन से एडवर्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं, फेवरेबल। अब वही बात आ रही है आपकी, आपने बोला था 80 मिलियन पे आपकी सेल्स होंगी, कॉस्ट होगी 55 मिलियन। कितनी होगी? 72 मिलियन में 54 हुई है। अगर मैं 55 और 54 को कंपेयर कर रहा हूं तो 55 इज फेवरेबल, लेकिन क्या आपको ओवरऑल फेवरेबल नजर आ रहा है? ओवरऑल फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ड्रॉप सेल्स में आया है उसी लेवल का ड्रॉप हमें कॉस्ट में भी दिखना चाहिए था। उतना बड़ा ड्रॉप हमने देखा नहीं है, which means कि इसमें और स्पेस है इसको इंप्रूव करने का, तो हम नहीं कर रहे। फैक्ट्री ओवरहेड्स 12 थे, एस्टिमेट किए थे 14 हो गए। ऐसी क्या गलती कर दी? दे आर तो फिक्स्ड, क्या चेंज ऐसा आ गया? एलोकेटेड हेड ऑफिस ओवरहेड्स, अब इसमें फैक्ट्री क्यों की गलती? बिकॉज दे आर एलोकेटेड बाय द हेड ऑफिस। उन्होंने क्या बेसिस इस्तेमाल किया हमें नहीं पता, और ये 5 जो दिया था तो हेड ऑफिस ने दिया था ना। अब हेड ऑफिस ने खुद 1 मिलियन बढ़ा दिया तो इसमें इसकी गलती नहीं है। और अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट को देखते हैं तो इन्होंने एस्टिमेट किया था 8 मिलियन का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 2 मिलियन का लॉस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अगर मैं हेड ऑफिस ओवरहेड्स को हटा दूं तो ये फैक्ट्री किसमें है? प्रॉफिट में है। किसमें है? अगर हम हेड ऑफिस ओवरहेड्स को हटा दें तो ये फैक्ट्री किसमें है? अगर मैं इस फैक्ट्री को बंद कर देता हूं ना, क्या कर दूं? अगर इस फैक्ट्री को बंद कर देता हूं, मुझे एक बात बताओ, अभी लॉस है 6 का, कितने का? सॉरी 2 का। कितने का? 2 का। तो अगर मैं ये फैक्ट्री बंद कर देता हूं तो ये बिफोर ओवरहेड्स जो प्रॉफिट दे रही है मुझे, बिफोर ओवरहेड्स मुझे एक प्रॉफिट दे रही है ना। जरा कैलकुलेटर उठाओ, अपने मोबाइल खोलो, 72 मेरी सेल्स थी, 54 और 14 जरा माइनस करो। क्या? 72 में से 54 और 14 माइनस करो, 4। ये 4 का प्रॉफिट मुझे दे रही है। जब ये हेड ऑफिस के 6 मिलियन के ओवरहेड्स लगते हैं तो ये लॉसेस में जाती है। मेरे भाई अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती तो 4 मिलियन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो हेड ऑफिस के ओवरहेड्स कुछ रिकवर हो रहे हैं, शायद वो रिकवर, और हमें ये भी नहीं पता कि आउटसोर्सिंग में हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी या। अब ये एडिशनल डेटा आपने उसको उसमें से निकाल के दिया है, इसके मार्क्स होते हैं आपके पास। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ क्वेश्चंस हैं अब तक? ये आप जब पढ़ रहे हो ना, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको उधर ही नोट्स बनाने और चीजें मेंशन करते हुए जाए। आधा घंटा की शुरू में स्कैनिंग करनी है ना, वो इसी तरीके से। ठीक है, अभी वो मैंने वो पेन नहीं निकाली, वरना मैं आपको इसमें दिखाता, क्योंकि पीडीएफ फाइल एडिटेबल नहीं है। ठीक है, एडिटेबल फाइल होगी तो आपको इसमें करके दिखाता कि वो सेव हो जाएगा। क्या हर चीज मार्क करते हुए पेपर आपका है, ताकि बार बार आपको खुद करना ना पड़े, जब वापस जब आंसर पढ़ने पड़े तो आपको पता हो कि ये चीज आपके सामने है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन को ना। मैं पूरा केस स्कैन नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, मैं आज तो आंसर पे, ताकि हम आंसर लिख सकें। एनालाइज द लिमिटेशंस टू एडीपी of using budgets and variance analysis when deciding the future of factory queue। या फैक्ट्री क्यू का फ्यूचर क्या है? ये तो बंद करनी है और आउटसोर्स करनी है, ये चलाते रहना, ये फ्यूचर है ना। एंड इफ वी आर यूजिंग वेरिएंस इन बजट एनालिसिस तो वी नीड टू फाइंड द लिमिटेशंस। देखो सवाल स्टार्ट कैसे होता है? द क्वेश्चन विल स्टार्ट विद द इनिशियल डेटा दैट बजट्स एंड वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है। हमेशा मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यही है, दैट आई विल आइडेंटिफाई द की टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर मुझे की टर्मिनोलॉजीज क्या नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है बजट्स एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा मैं क्या करूं, बुलेट पॉइंट्स दे दूं?
या फिर लिखवाऊं पूरा? बुलेट्स दे दूं, लिख लोगे खुद? सही है, तो बुलेट्स बनाते हैं इसके ताकि आप आंसर को डेवलप कर सको। तो बुलेट्स में इनिशियली स्टार्ट कैसे हुआ ये आंसर? सबसे पहले आप पहला पॉइंटर बना लो डिफाइन बजट्स, और उसके नीचे दूसरा पॉइंट बना लो डिफाइन वेरिएंस एनालिसिस। पहले क्या है? डिफाइन बजट, और उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिख लो डिफाइन वेरिएंस एनालिसिस, और फिर उसके नीचे आप रेफरेंस लेके आओगे, लिंक करोगे कि द केस identifies that factory Q, the case identifies that factory Q has an adverse profit variance, for the last 3 years. That factory Q has an adverse profit variance for the last 3 years. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन का मार्क्स भी मिल जाएगा और आपको नॉलेज के भी मार्क्स मिल गए, और इस तरीके से आपका पहला पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 10 मार्क का सवाल है, तो वी विल राइट द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ विद 3 लिमिटेशंस एंड कंक्लूडिंग देम। ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ऑनलाइन वालों? इंट्रोडक्शन क्लियर है? चलो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। ठीक है, जब मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो यहां पर बात आ रही है जी रहमान, क्या क्लियर नहीं है? लेट ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड सुन लेना, पीछे का छोड़। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपलोड हो जाएगा तो वो सुन लेना। तो बाकी जो सुन रहे थे उनको क्लियर है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब गेम ये है कि लिमिटेशंस क्या क्या आएंगे और उसे एक्सप्लेन कैसे करना है। सो बात करते हैं, द फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट? दैट यूजिंग द बजट। अब इसकी पहली लिमिटेशन आप फोकस करोगे, दैट द बजट एंड द वेरिएंस एनालिसिस ओनली यूज व्हाट? क्वांटिटेटिव डेटा। ये सिर्फ किसको इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को इस्तेमाल करते हैं। द टेक्निक डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ये क्या यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, सच एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि उस कंट्री के अंदर जहां पर फैक्ट्री क्यों ऑपरेट कर रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉलिटिकल सिनेरियोज, सोशल फैक्टर्स क्या अकाउंट फॉर नहीं करता। ठीक है, एंड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन वी नीड टू कंसिडर दीज अदर एलिमेंट्स एज वेल। ठीक है, एज अब इसमें आप लिंक करोगे कि अगर एज वी कैन सी इन द डेटा बिफोर द हेड ऑफिस ओवरहेड्स आर एलोकेटेड। अब इसको बताओगे, रेफरेंस दोगे केस के साथ कि बिफोर ये हेड ऑफिस ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं, ये कंपनी कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रही है? फैक्ट्री कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रही है? $4 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो भी हमने देखा था। हेड ऑफिस एलोकेटेड हेड ऑफिस ओवरहेड्स जो लग रहे हैं फैक्ट्री के ऊपर, उसके बाद ये लॉसेज में जा रहे हैं। अगर नहीं लगाते तो ये फैक्ट्री 4 मिलियन का प्रॉफिट दे रही है। So it shows that the factory is profitable, and also the case does not identify that which particular method that they are using to allocate these overheads. सही है? So if we only on the basis of the adverse profit variance, अगर हम फैक्ट्री बंद कर देते हैं, हम इसको बताएंगे, अगर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्स प्रॉफिट वेरिएंस हम फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तो उल्टा हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी जो कवर हो रही है ना $4 मिलियन से, सही है, वो भी कवर नहीं होगी, उल्टा शायद लॉसेस बढ़ जाए। एंड ऑल्सो द केस डज नॉट टेल अस अबाउट द कॉस्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑप्शन, कि हम आउटसोर्सिंग में चले भी जाते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या आएगी। तो एक ये लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास। दूसरी हम बात करेंगे, एक तो हमने क्या बात कर दी कि एक्सटर्नल चेंजेस को अकाउंट फॉर
नहीं करते, ठीक है। दूसरा द अदर लिमिटेशन कुड बी, अब इसको लिंक करना है दैट द बजट्स और द वेरिएंस एनालिसिस व्हिच आर डन, ये हो कहां पर रहे, मुझे यहाँ जरा इसको चेक करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कर कौन रहा है, okay, the finance director has prepared the variance analysis for factory. Finance director ने prepare किया है, finance director usually senior management पे होगा, ठीक है। तो finance director, as if we talk about the limitations, हो सकता है there may be a biasness with the finance director, as the finance director in his opinion the factory Q may not be suitable, उसका एक opinion set हो गया, उसकी biasness होगी क्योंकि प्रिपरेशन उसने करी है, प्रिपरेशन उसने करी है। एज वी कैन सी इन द डेटा, अगर आप डेटा में देखो तो ये हेड ऑफिस के ओवरहेड्स जो 5 मिलियन के हैं, ये किसने एलोकेट किए थे, हेड ऑफिस ने ही किए थे, बाद में 6 मिलियन हो गए। तो जो 1 मिलियन का इंक्रीज आया है इसके अंदर फैक्ट्री क्यू की तो कोई गलती नहीं है। एंड दूसरी बात, द डायरेक्टर इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द मशीनरी यूज्ड इन द फैक्ट्री इज व्हाट, obsolete, or it may be old, लिखेंगे obsolete नहीं लिखेंगे, is old and it may require maintenance and upgradation, कि उसके अंदर अभी तक maintenance और upgradation नहीं हुई है। This can be one of the reasons that when the sales decrease, the cost did not decrease with the same proportion. ये हो सकता है रीजन कि हमारी मशीन पुरानी है, इसी वजह से हमारी कॉस्ट उसी हिसाब से डिक्रीज नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है और हम लॉसेस में नहीं होते। तो हम बोलेंगे शायद फाइनेंस डायरेक्टर की बायसनेस है और वो ये सब चीजें अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। और अगर इतनी पुरानी मशीनरी के बावजूद भी कंपनी अपनी तरफ से 4 मिलियन का प्रॉफिट दे रही है, तो विच मींस देयर इज अ पोटेंशियल इन द मार्केट, और अगर हम उसको प्रॉपर्ली अपडेट कर लें तो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। और क्योंकि केस हमें कहीं भी ये नहीं बता रहा कि जब फाइनेंस डायरेक्टर ने बजट से वेरिएंस प्रिपेयर किए हैं तो उस फैक्ट्री के मैनेजर्स इन्वॉल्व थे या नहीं थे, क्या उसको ग्राउंड रियलिटी पता है या नहीं है, क्योंकि बजट्स सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट पे सेट, अगर सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट पे सेट करो तो उसको थोड़ी पता है ऑन ग्राउंड क्या होगा, तो गैप्स आ सकते हैं और आप एक परफेक्टली प्रॉफिटेबल फैक्ट्री को बंद कर सकते हो। तो एक बात हमने एक पैराग्राफ शुरू करने किसका डिस्कस किया कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा हमने फाइनेंस डायरेक्टर की बायसनेस डाल दी। शुरू के अंदर हमने क्या बताया इसको कि बजट्स क्या होते हैं और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंटर समझ में आ रहे हैं। मशीन्स को तो हमने उसमें ही डाल दिया ना, एक साथ अकाउंट फॉर कर दिया और बायसनेस के साथ साथ हमने अकाउंट फॉर कर दिया। हाँ, अगर उसका बेसिस क्या है किस तरीके से प्रॉपर्ली एलोकेट हुए या तो इस तरीके से आई थिंक यहाँ पर आपका एक सफिशिएंट आंसर डेवलप हो जाएगा। जी ऑनलाइन वाला आंसर डेवलप हो सकता है 3 पॉइंटर्स में, और यू वांट मी टू डिक्टेट दिस पर्टिकुलर आंसर। जी 6 स्टूडेंट से मुझे रिप्लाई सही है, पॉइंटर समझ में आए, लिख लोगे? नाइस। लिख लोगे, कोई इशू तो नहीं आएगा? ओके, तो लेट्स डू वन थिंग। आप एक काम करो, आपको मैंने भी पॉइंटर्स दिए हैं ना, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ एंड देन